वजह से वो रहस्यमयी विशाल क्रीचर अचानक अपना रास्ता बदल देता है। अब उसका निशाना जुपिटर नहीं बल्कि नॉर्वे का ऑयल ड्रिलिंग स्टेशन बन चुका था और तभी समुद्र की गहराइयों से विशाल टेंटिकल्स बाहर निकलने लगते हैं। कुछ ही सेकंड में वो रहस्यमयी क्रीचर नॉर्वे के ऑयल ड्रिलिंग स्टेशन पर हमला कर देता है। उसके विशाल टेंटिकल्स पूरे स्टेशन को जकड़ लेते हैं और भारी स्ट्रक्चर्स टूटने लगती हैं। कुछ ही पलों में पूरा ऑयल स्टेशन तबाह हो जाता है और वहाँ मौजूद सभी लोग मारे जाते हैं। दूर छिपी जुपिटर सबमरीन से विक्टर पेरिस्कोप से ये सब देख रहा होता है। तब नौसेना को पता चलता है कि उनका पीछा कोई दुश्मन सबमरीन नहीं बल्कि आइलैंड जितना बड़ा एक जायंट स्क्विड कर रहा था। कहानी की शुरुआत होती है आर्कटिक ओशन से, जहां जूलिया और ऑस्कर नाम के दो जियोलॉजिस्ट्स रिसर्च मिशन पर होते हैं। वो समुद्र में एक्सप्लोजन्स करके टेस्ट्स कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि ठीक उनके नीचे अर्मार्क नाम की एक रशियन सबमरीन गुजर रही है। दोनों अपने काम में लगे रहते हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं होता कि समुद्र की गहराइयों में असली खतरा उनका इंतजार कर रहा है। उसी समय अर्मार्क सबमरीन के सोनार पर समुद्र की गहराई में कुछ अजीब दिखाई देता है। शुरुआत में क्रू उसे नॉर्मल मूवमेंट समझता है, लेकिन फिर पता चलता है कि समुद्र की तह से कोई विशाल चीज तेजी से ऊपर आ रही है। अचानक ऊपर जमी बर्फ जोर से कांपने लगती है। चारों तरफ भूकंप जैसा माहौल बन जाता है। बर्फ में बड़ी बड़ी दरारें पड़ने लगती हैं। जूलिया और ऑस्कर तुरंत जेट स्की लेकर कैंप की तरफ भागते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर वो देखते हैं कि उनका पूरा रिसर्च कैंप बर्फ टूटने की वजह से तबाह हो चुका है। दूसरी तरफ अर्मार्क सबमरीन के अंदर भी केओस मच जाता है। जोरदार झटकों से पूरी सबमरीन हिल रही होती है। कमांडर अलेक्जेंडर उसे सरफेस पर ले जाने का ऑर्डर देता है, लेकिन तभी किसी विशाल चीज की टक्कर से सबमरीन फिर जोर से हिलती है। अलेक्जेंडर समझ जाता है कि सबमरीन कभी भी डूब सकती है, इसलिए वो तुरंत ऊपर मौजूद लोगों तक मदद का सिग्नल भेजने का आदेश देता है। कुछ समय बाद अर्मार्क सबमरीन के गायब होने की खबर रशियन नेवी हेडक्वार्टर्स तक पहुंच जाती है, जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू करने का आदेश दे दिया जाता है। अर्मार्क सबमरीन के गायब होने के बाद रशियन मिलिट्री तुरंत जुपिटर नाम की दूसरी सबमरीन भेजती है। उसका मिशन होता है अर्मार्क के क्रू को ढूंढकर बचाना, लेकिन मामला सिर्फ रेस्क्यू तक सीमित नहीं था। असल में अर्मार्क अपने साथ रशिया का एक बेहद एडवांस्ड सीक्रेट वेपन भी ले जा रही थी, इसलिए आदेश दिया जाता है कि क्रू को बचाने के बाद उस हथियार को तुरंत डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। इस मिशन का कमांडर विक्टर को बनाया जाता है, जो अलेक्जेंडर का छोटा भाई होता है। यानी जिस सबमरीन को बचाने वो जा रहा था उसके अंदर उसका अपना भाई फंसा हुआ था। मिलिट्री ओल्सांस्की नाम के एक ऑफिसर को भी मिशन में भेजती है। उसका काम विक्टर पर नजर रखना होता है ताकि जरूरत पड़ने पर वो कमांड अपने हाथ में ले सके। इसके बाद जुपिटर सबमरीन एक स्पेशल मिनी सबमरीन के साथ अपना मिशन शुरू कर देती है। दूसरी तरफ जूलिया और ऑस्कर अब भी आर्कटिक की बर्फीली वीरानी में फंसे होते हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं होता कि समुद्र की गहराइयों में असली खतरा उनका इंतजार कर रहा है। जूलिया बर्फीले इलाके में चलते हुए एक गहरी दरार के पास पहुंचती है। वहीं उसे बहुत कमजोर सिग्नल मिलता है। वो तुरंत नॉर्वे के एक ऑयल ड्रिलिंग स्टेशन से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन सिग्नल इतना कमजोर होता है कि उसकी आवाज ठीक से पहुंच नहीं पाती। तभी ऑस्कार एक फ्लेयर दागता है ताकि शायद कोई दूर से उनकी लोकेशन देख सके। दूसरी तरफ जुपिटर सबमरीन के अंदर विक्टर मिशन की फाइल पढ़ता है। तब उसे पता चलता है कि उसे सिर्फ क्रू को बचाना नहीं है, बल्कि अर्मार्क में मौजूद रशिया के सीक्रेट वेपन को भी डिस्ट्रॉय करना है। ये जानने के बाद विक्टर तुरंत सबमरीन की स्पीड बढ़ाने का ऑर्डर देता है, क्योंकि उसे उम्मीद होती है कि उसका भाई अलेक्जेंडर अभी भी जिंदा होगा। उधर आर्कटिक में लंबे समय तक भटकने के बाद जूलिया और ऑस्कार को बर्फ के बीच एक इमरजेंसी सिग्नल डिवाइस मिलती है। ऑस्कार तुरंत पहचान लेता है कि ये सिग्नल किसी सबमरीन से आया है, क्योंकि वो पहले स्वीडिश नेवी में काम कर चुका होता है। वो समझ जाता है कि इस सिग्नल की वजह से जल्द ही कोई रेस्क्यू टीम यहाँ जरूर पहुंचेगी। जूलिया फैसला करती है कि उन्हें उसी जगह इंतजार करना चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी सिग्नल लगातार भेजा जा रहा था और जल्द ही कोई रेस्क्यू टीम वहाँ पहुँच सकती थी। दूसरी तरफ काफी देर बाद जुपिटर सबमरीन उस सिग्नल को पकड़ लेती है। सिग्नल मिलते ही विक्टर तुरंत सबमरीन को उसी दिशा में ले जाने का आदेश देता है। रास्ते में वेल्स का एक बड़ा झुंड सबमरीन के करीब आ जाता है, जिसके बाद क्रू सोनार एक्टिवेट करता है और वेल्स वहां से दूर चली जाती हैं। लेकिन तभी रेडार पर समुद्र की गहराई में कुछ अजीब मूवमेंट दिखाई देती है। सोनार ऑपरेटर बताता है कि कोई बहुत विशाल चीज उनकी तरफ बढ़ रही है। पूरा कंट्रोल रूम खामोश हो जाता है। ओल्सांस्की तुरंत उस चीज पर टॉर्पीडो दागने को कहता है, लेकिन विक्टर हमला करने के बजाय सबमरीन को
पीछे हटाने का फैसला करता है। विक्टर समझ चुका था कि सामने कोई आम दुश्मन नहीं है, इसलिए वो तुरंत जुपिटर सबमरीन को बर्फ की विशाल परतों के बीच छिपाने का आदेश देता है। काफी मुश्किलों के बाद जुपिटर सबमरीन बर्फ की विशाल दरारों के बीच खुद को छिपाने में कामयाब हो जाती है। कुछ देर बाद सोनार शांत हो जाता है, यानी जो चीज उनका पीछा कर रही थी वो वहाँ से जा चुकी थी। इमरजेंसी सिग्नल के करीब पहुँचने के बाद विक्टर सबमरीन को सरफेस पर लाने का आदेश देता है। कुछ ही पलों में जुपिटर बर्फ को चीरते हुए ऊपर आ जाती है। विक्टर और उसकी टीम बाहर निकलती है, जहाँ उन्हें जूलिया और ऑस्कार मिलते हैं। दोनों मदद मांगते हैं, लेकिन ऑस्कर तुरंत समझ जाता है कि सामने रशियन नेवी के लोग हैं। जब वो जुपिटर के साथ आए स्पेशल सबमर्सिबल को देखता है, तब उसे एहसास हो जाता है कि यहाँ सिर्फ रेस्क्यू मिशन नहीं चल रहा। विक्टर, जूलिया और ऑस्कर की मदद करना चाहता है, लेकिन ओल्सांस्की इसका विरोध करता है क्योंकि दोनों रशियन सिटीजन्स नहीं होते। लेकिन विक्टर उनकी मदद करने का फैसला करता है। उसका कहना था कि इस बर्फीली वीराने में इनके अलावा कोई और मदद नहीं आने वाली। इसके बाद वो अपने क्रू को जूलिया और ऑस्कर को सबमरीन के अंदर लाने का आदेश देता है। ये देखकर ओल्सांस्की गुस्सा हो जाता है और इसे विक्टर की दूसरी गलती मान लेता है। सबमरीन के अंदर पूछताछ के दौरान पता चलता है कि जूलिया रशियन भाषा बोल सकती है क्योंकि उसका जन्म रशिया में हुआ था। हालांकि बाद में वो स्वीडन चली गई थी। जूलिया फिर पूरी घटना बताती है। वो कहती है कि रिसर्च के दौरान वो लोग समुद्र में एक्सप्लोसिव टेस्ट्स कर रहे थे। तभी अचानक पूरी बर्फीली सतह हिलने लगी और देखते ही देखते उनका पूरा कैंप तबाह हो गया। विक्टर उसकी बात ध्यान से सुनता है, लेकिन कुछ देर बाद चुपचाप वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही ऑस्कर जूलिया से कहता है कि शायद रशियन नेवी को उन पर शक हो गया है। उन्हें लग रहा है कि उन्हीं के एक्सप्लोजन्स की वजह से अर्मार्क सबमरीन गायब हुई है। हालांकि इमरजेंसी सिग्नल मिल चुका था, लेकिन अभी तक किसी को नहीं पता था कि अर्मार्क के साथ असल में क्या हुआ था। अब सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि अर्मार्क सबमरीन आखिर गई कहाँ। इमरजेंसी सिग्नल मिलने के बावजूद जुपिटर को उसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिल पा रही थी। सिचुएशन देखकर ओल्सांस्की वापस मिलिट्री बेस लौटने की सलाह देता है, लेकिन विक्टर मिशन छोड़ने से मना कर देता है। उसे यकीन था कि उसका भाई अलेक्जेंडर अभी भी जिंदा है, इसीलिए वो जुपिटर को पूरे इलाके में अर्मार्क के निशान ढूंढने का आदेश देता है। ये सुनकर ओल्सांस्की उसे आखिरी वार्निंग देता है कि अगर उसने एक और गलती की तो कमांड उससे छीन ली जाएगी। कुछ देर बाद सोनार पर फिर से किसी विशाल चीज की मूवमेंट दिखाई देती है जो तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही थी। विक्टर तुरंत सबमरीन को बर्फ की परतों के बीच छिपाने का आदेश देता है। सेफ जगह ढूंढते हुए जुपिटर नॉर्वे के एक ऑयल ड्रिलिंग स्टेशन के करीब पहुंच जाती है, लेकिन तभी ऑयल स्टेशन वार्निंग सिग्नल्स भेजना शुरू कर देता है और उन्हीं सिग्नल्स की वजह से वो रहस्यमयी विशाल क्रीचर अचानक अपना रास्ता बदल देता है। अब उसका निशाना जुपिटर नहीं बल्कि नॉर्वे का ऑयल ड्रिलिंग स्टेशन बन चुका था और तभी समुद्र की गहराइयों से विशाल टेंटिकल्स बाहर निकलने लगते हैं। कुछ ही सेकंड में वो रहस्यमयी क्रीचर नॉर्वे के ऑयल ड्रिलिंग स्टेशन पर हमला कर देता है। उसके विशाल टेंटिकल्स पूरे स्टेशन को जकड़ लेते हैं और भारी स्ट्रक्चर्स टूटने लगती हैं। कुछ ही पलों में पूरा ऑयल स्टेशन तबाह हो जाता है और वहाँ मौजूद सभी लोग मारे जाते हैं। दूर छिपी जुपिटर सबमरीन से विक्टर पेरिस्कोप से ये सब देख रहा होता है। तब नौसेना को पता चलता है कि उनका पीछा कोई दुश्मन सबमरीन नहीं बल्कि आइलैंड जितना बड़ा एक जायंट स्क्विड कर रहा था। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। ऑयल स्टेशन को बर्बाद करने के बाद वो मॉन्स्टर फिर से जुपिटर की तरफ बढ़ने लगता है। विक्टर तुरंत इमरजेंसी डाइव का आदेश देता है और जुपिटर तेजी से समुद्र की गहराई में नीचे जाने लगती है। लेकिन ओल्सांस्की गुस्से में कमांड अपने हाथ में ले लेता है क्योंकि उसके मुताबिक विक्टर लगातार लड़ने के बजाय भाग रहा था। इसके बाद ओल्सांस्की मॉन्स्टर पर टॉर्पीडो अटैक करने का आदेश देता है। कुछ ही पलों में 2 टॉर्पीडोज उस जायंट स्क्विड की तरफ दाग दिए जाते हैं। पूरी सबमरीन में सन्नाटा छा जाता है। टॉर्पीडो हिट होते ही पूरी सबमरीन में खुशी फैल जाती है। क्रू को लगता है कि मॉन्स्टर खत्म हो चुका है, लेकिन तभी सोनार रूम से खबर आती है कि वो क्रीचर अब भी जिंदा है और लगातार उनकी तरफ बढ़ रहा है। ये सुनते ही ओल्सांस्की दूसरा टॉर्पीडो अटैक करने का आदेश देता है। दूसरी बार भी टॉर्पीडोज सीधे मॉन्स्टर को जाकर लगते हैं। जोरदार एक्सप्लोजन होता है, लेकिन फिर भी जायंट स्क्विड नहीं रुकता। अब ओल्सांस्की खुद घबरा जाता है। तभी विक्टर दोबारा कमांड अपने हाथ में ले लेता है, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ कर पाता, जायंट स्क्विड अपना विशाल टेंटिकल घुमाकर जुपिटर सबमरीन पर हमला कर देता है। पूरी सबमरीन जोर से हिल उठती है और सबसे ज्यादा डैमेज टॉर्पीडो रूम में होता है, जहां आग लग जाती है, जिसकी वजह से जुपिटर अब टॉर्पीडोज इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। लेकिन मॉन्स्टर लगातार हमला करता रहता है। दूसरी टक्कर के बाद जुपिटर कंट्रोल खो देती है और तेजी से समुद्र की गहराई में गिरने लगती है। विक्टर तुरंत क्रू को सबमरीन स्टेबलाइज करने का आदेश देता है। तभी सोनार ऑपरेटर बताता है कि जायंट स्क्विड अभी भी उनका पीछा कर रहा है और ऐसा लग रहा था जैसे वो क्रीचर पानी के अंदर उनकी हर छोटी मूवमेंट को सुन सकता हो। विक्टर तुरंत समझ जाता है कि मॉन्स्टर आवाज के सहारे उनका पीछा कर रहा है, इसलिए वो सबमरीन
के सारे नॉन एसेंशियल मशीन्स बंद करने का आदेश देता है। पूरा जुपिटर साइलेंट मोड में चला जाता है। हर तरफ सन्नाटा छा जाता है क्योंकि विक्टर जानता था कि छोटी सी आवाज भी मॉन्स्टर को उनकी लोकेशन बता सकती है। दूसरी तरफ टॉर्पीडो रूम में लगी आग लगातार फैल रही होती है, लेकिन फिर भी विक्टर तुरंत उसे बुझाने का आदेश नहीं देता क्योंकि आग बुझाने से होने वाली आवाज जायंट स्क्विड को फिर से उनकी तरफ खींच सकती थी। कुछ देर बाद सोनार से पता चलता है कि मॉन्स्टर उनसे दूर जा रहा है, यानी साइलेंट मोड काम कर चुका था। खतरा टलते ही विक्टर टॉर्पीडो रूम खाली करवाकर आग बुझाने का आदेश देता है। काफी कोशिशों के बाद आग पर काबू पा लिया जाता है, लेकिन टॉर्पीडो रूम पूरी तरह डैमेज हो चुका होता है, यानी अब जुपिटर के पास हमला करने के लिए कोई टॉर्पीडो नहीं बचा था। दूसरी तरफ जूलिया और ऑस्कर घायल क्रू मेंबर्स की मदद करने लगते हैं। इलाज के दौरान जूलिया देखती है कि विक्टर भी घायल है, तब वो उसके सिर की चोट का इलाज करती है। इसी बीच एक क्रू मेंबर जूलिया को बताता है कि विक्टर ने ही उसे और ऑस्कर को सबमरीन में आने दिया था, वरना उन्हें आर्कटिक की बर्फीली मौत में छोड़ दिया जाता। विक्टर जानता था कि जूलिया और ऑस्कर को बचाकर उसने मिलिट्री रूल्स तोड़े हैं, लेकिन इस समय हालात उससे भी ज्यादा खराब थे। मॉन्स्टर के हमले के बाद जुपिटर ज्यादा देर तक गहराई में नहीं रह सकती थी। ऊपर से टॉर्पीडो रूम भी पूरी तरह बर्बाद हो चुका था, यानी अब उनके पास लड़ने के लिए कोई हथियार नहीं बचा था। ओल्सांस्की विक्टर को याद दिलाता है कि अभी तक अरमार्क सबमरीन का कोई सुराग भी नहीं मिला है। काफी सोचने के बाद विक्टर वापस मिलिट्री बेस लौटने का फैसला करता है। कुछ समय बाद जूलिया विक्टर के कमरे में आती है। वो उसे मैप पर वो जगह दिखाती है जहां वो और ऑस्कर रिसर्च एक्सप्लोजन्स कर रहे थे। जूलिया बताती है कि उस इलाके के नीचे समुद्र की गहराई में नानसन बेसिन नाम की एक विशाल अंडर वाटर ट्रेंच मौजूद है और शायद वही जायंट क्रीचर उसी गहरी खाई से बाहर आया है। इसके बाद जूलिया विक्टर को एक पुरानी कहानी सुनाती है जिसमें एक आइसलैंडिक सेलर ने समुद्र में आइलैंड जितने बड़े मॉन्स्टर को देखने का दावा किया था और उसी मॉन्स्टर का नाम था क्रैकन। जूलिया अंदाजा लगाती है कि क्रैकन बहुत लंबे समय तक समुद्र की गहराई में हाइबरनेशन में रहा है, इसलिए शायद वो साफ देख नहीं सकता, लेकिन उसकी सुनने की क्षमता बेहद तेज थी। इसी वजह से जूलिया विक्टर को चेतावनी देती है कि किसी भी हालत में सोनर इस्तेमाल ना किया जाए क्योंकि उसकी आवाज सीधे क्रैकन को उनकी तरफ खींच सकती थी। इसके बाद जूलिया बताती है कि जायंट स्क्विड्स अक्सर अपने शिकार को पकड़कर अपने ठिकाने तक ले जाती हैं और अगर ऐसा ही यहाँ भी हुआ है तो शायद अरमार्क सबमरीन इस समय नानसन बेसिन के अंदर फंसी हुई है। इसी बीच रेडार ऑफिसर रिपोर्ट देता है कि उसे समुद्र की गहराई से नॉकिंग साउंड सुनाई दिए हैं। सिग्नल ट्रेस करने पर पता चलता है कि वो आवाज नानसन बेसिन के अंदर से आ रही है। ये सुनते ही विक्टर को यकीन हो जाता है कि अलेक्जेंडर और बाकी क्रू अभी भी जिंदा हैं। इसके बाद विक्टर पूरी टीम को बताता है कि आखिरकार उन्हें अरमार्क सबमरीन की लोकेशन का सुराग मिल गया है और अब उनका मिशन किसी भी हालत में क्रू को जिंदा वापस लाना है। विक्टर फैसला करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो नानसन बेसिन के अंदर जाकर अरमार्क सबमरीन को ढूंढेगा। हालांकि जुपिटर के सारे टॉर्पीडोज खत्म हो चुके थे और सबमरीन भी काफी डैमेज झेल चुकी थी, लेकिन फिर भी विक्टर के पास क्रैकन का सामना करने का एक प्लान था। कुछ देर बाद जुपिटर समुद्र की ओर गहराई में उतरने लगती है। तभी इंजीनियर्स वार्निंग देते हैं कि डैमेज की वजह से सबमरीन अब ज्यादा नीचे नहीं जा सकती, वरना वो क्रश हो जाएगी। इसी दौरान क्रू को सामने नानसन बेसिन दिखाई देता है, एक विशाल अंडर वाटर ट्रेंच जिसके अंदर सिर्फ अंधेरा था और बहुत मुमकिन था कि अरमार्क उसी के अंदर फंसी हो। इसके बाद विक्टर सबमर्सिबल पायलट कॉस्किन को बुलाता है और बताता है कि वो मिनी सबमर्सिबल लेकर ट्रेंच के अंदर उतरेंगे, लेकिन कॉस्किन कहता है कि सबमर्सिबल चलाने के लिए 2 ट्रेंड लोगों की जरूरत होती है और उसका पार्टनर घायल हो चुका है। तभी विक्टर खुद आगे आता है। वो बताता है कि उसने सबमर्सिबल ऑपरेशन की ट्रेनिंग ली हुई है, इसलिए वो खुद कॉस्किन के साथ नीचे जाएगा। पूरा क्रू समझ चुका था कि नानसन बेसिन में उतरना मतलब सीधे क्रैकन के इलाके में जाना था। नीचे जाने से पहले विक्टर जुपिटर सबमरीन की कमांड कुछ समय के लिए ओल्सांस्की को सौंप देता है। कुछ देर बाद विक्टर, कॉस्किन और इबातोव मिनी सबमर्सिबल में बैठकर नानसन बेसिन की अंधेरी गहराइयों में उतरने लगते हैं। जैसे जैसे वो नीचे जाते हैं बाहर का अंधेरा और गहरा होता जाता है। 1500 मीटर की गहराई पर पहुंचकर कॉस्किन घबरा जाता है क्योंकि सबमर्सिबल पहले कभी इतनी नीचे नहीं गई थी, लेकिन विक्टर नीचे उतरते रहने का आदेश देता है। कुछ देर बाद इबातोव को फिर से वीक नॉकिंग साउंड सुनाई देते हैं और तीनों उसी दिशा में आगे बढ़ते हैं। तभी उन्हें समुद्र की तह में टूटे हुए जहाजों का मलबा दिखाई देता है, जैसे कोई विशाल क्रीचर सालों से अपने शिकारों को वहां खींच कर लाता रहा हो। और फिर अंधेरे के बीच उन्हें अरमार्क सबमरीन दिखाई देती है। वो बुरी तरह फंसी हुई थी, लेकिन अभी भी पूरी तरह नष्ट नहीं हुई थी। काफी मुश्किल के बाद सबमर्सिबल अरमार्क से कनेक्ट हो जाती है। इसके बाद विक्टर हैच खोल कर अंदर जाता है। दरवाजा खुलते ही वो देखता है कि अरमार्क के क्रू मेंबर्स अभी भी जिंदा हैं और उन्हीं के बीच उसका भाई अलेक्जेंडर भी मौजूद था। विक्टर तुरंत अरमार्क सबमरीन के अंदर जाकर फंसे क्रू मेंबर्स की मदद करने लगता है। इतनी
गहराई में इतने दिनों तक जिंदा रहना किसी चमत्कार से कम नहीं था। इसी दौरान अलेक्जेंडर बताता है कि वही हर 4 घंटे में नॉकिंग सिग्नल्स भेज रहा था ताकि कोई उन्हें डिटेक्ट कर सके। लेकिन तभी कॉस्किन बताता है कि छोटा सबमर्सिबल एक बार में इतने लोगों को ऊपर नहीं ले जा सकता, इसलिए उसे 2 बार जाना पड़ेगा। कुछ देर सोचने के बाद विक्टर फैसला करता है कि वो खुद अरमार्क में रुकेगा ताकि बाकी क्रू पहले सेफली बाहर जा सके। इसके बाद अलेक्जेंडर अपने आदमी जॉन को सबमर्सिबल के साथ ऊपर भेज देता है। जाने से पहले कॉस्किन उस जगह को मार्क करने के लिए सोनार बीकन चालू करता है, लेकिन इबाटोव तुरंत उसे रोकता है क्योंकि सोनार की आवाज क्रैकन को उनकी तरफ खींच सकती थी। ये सुनते ही कॉस्किन तुरंत उसे बंद कर देता है। दूसरी तरफ विक्टर और अलेक्जेंडर कंट्रोल रूम में पहुंचते हैं, जहां उनका अगला मिशन सीक्रेट वेपन को डिस्ट्रॉय करना होता है। अलेक्जेंडर डिस्ट्रक्शन सिस्टम एक्टिवेट करते हुए विक्टर को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कोड्स बताता है, लेकिन वो ये भी बताता है कि सिस्टम में कुछ सिक्योरिटी कोड्स एम्बेडेड हैं जिन्हें बाईपास किए बिना डिस्ट्रक्शन सीक्वेंस पूरा नहीं हो सकता। अरमार्क के हिडन सिक्योरिटी कोड्स एक्टिवेट करने के लिए उसके इंजन्स चालू करना जरूरी था। विक्टर तुरंत सिस्टम शुरू करने की कोशिश करता है। शुरुआत में इंजन्स कोई रिस्पॉन्स नहीं देते, लेकिन काफी मेहनत के बाद आखिरकार सबमरीन के इंजन्स चालू हो जाते हैं। दूसरी तरफ सबमर्सिबल सेफली वापस जुपिटर तक पहुंच जाती है, जहां अरमार्क के क्रू मेंबर्स को बाहर निकाला जाता है, लेकिन मिशन अभी खत्म नहीं हुआ था। कॉस्किन दोबारा नीचे जाकर विक्टर और अलेक्जेंडर को लाना चाहता है। तभी पता चलता है कि जॉन की हालत बहुत खराब है और वो दोबारा इतनी गहराई में नहीं जा सकता। तभी जूलिया को याद आता है कि ऑस्कर पहले स्वीडिश नेवी में सबमर्सिबल चला चुका है, इसलिए मजबूरी में कॉस्किन ऑस्कर को अपने साथ ले जाने के लिए मान जाता है। उधर अरमार्क सबमरीन के अंदर अलेक्जेंडर सीक्रेट वेपन का सेल्फ डिस्ट्रक्ट प्रोटोकॉल एक्टिवेट करने की तैयारी करता है, लेकिन विक्टर उसे रोक देता है। विक्टर का मानना था कि शायद उसी सीक्रेट वेपन का इस्तेमाल करके क्रैकन को खत्म किया जा सकता है। दूसरी तरफ क्रैकन इस समय जुपिटर सबमरीन के बेहद करीब मौजूद था। पूरा क्रू बिना आवाज किए शांत बैठा रहता है, क्योंकि जूलिया सबको चेतावनी देती है कि छोटी सी आवाज भी क्रैकन को उनकी तरफ खींच सकती है। सीक्रेट वेपन को एक्टिवेट करना आसान नहीं था, क्योंकि उसका सिस्टम डैमेज हो चुका था, जिसकी वजह से वो बार बार मैल फंक्शन कर रहा था। इसी दौरान पूरा अरमार्क अचानक जोर से हिलने लगता है। क्रैकन वहाँ पहुँच चुका था। उसके विशाल टेंटिकल्स पूरी सबमरीन को जकड़ लेते हैं और ऐसा लगने लगता है कि वो किसी भी पल टूट जाएगी। लेकिन काफी कोशिशों के बाद विक्टर आखिरकार सीक्रेट वेपन एक्टिवेट कर देता है। इसके बाद विक्टर और अलेक्जेंडर एक साथ फायरिंग कंट्रोल दबाते हैं और अगले ही पल समुद्र के अंदर भयानक रोशनी फैल जाती है। सीक्रेट वेपन की पावरफुल लेजर बीम सीधे क्रैकन पर हमला करती है। कुछ ही सेकंड में जायंट मॉन्स्टर बुरी तरह फटने लगता है और आखिरकार खत्म हो जाता है। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि सेल्फ डिस्ट्रक्ट प्रोटोकॉल पहले ही चालू हो चुका था। विक्टर और अलेक्जेंडर तुरंत सबमर्सिबल की तरफ भागते हैं। भारी पानी की धाराओं के बीच दोनों किसी तरह अंदर पहुंच जाते हैं। जैसे ही हैच बंद होता है, कॉस्किन तुरंत सबमर्सिबल को अरमार्क से अलग कर देता है और अगले ही पल पूरी अरमार्क सबमरीन एक जबरदस्त एक्सप्लोजन के साथ खुद को डिस्ट्रॉय कर देती है। उस धमाके की ताकत से सबमर्सिबल समुद्र के अंदर बेकाबू होकर दूर जा गिरती है। ऊपर समुद्र की सतह पर जूलिया, ओल्सांस्की और बाकी क्रू मेंबर्स बेचैनी से सबमर्सिबल का इंतजार कर रहे होते हैं। कुछ देर तक सिर्फ खामोशी रहती है। किसी को नहीं पता होता कि नीचे क्या हुआ, लेकिन तभी समुद्र की सतह हिलने लगती है और सबमर्सिबल धीरे धीरे पानी से बाहर निकल आती है। ये देखते ही सब राहत की सांस लेते हैं, क्योंकि विक्टर, अलेक्जेंडर और बाकी लोग जिंदा वापस आ चुके थे। आखिरकार क्रैकन का आतंक खत्म हो चुका था। फिल्म हमें दिखाती है कि इंसान चाहे कितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी बना ले, लेकिन समुद्र की गहराइयों में अब भी ऐसे रहस्य छिपे हैं जिनके सामने इंसान पूरी तरह बेबस हो सकता है।